अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिन इम्पोर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DGISPR की डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसमें उन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स शेयर किए हैं, बहुत चीज़ें हैं जिन पे डिस्कशन हो सकती है, और इसमें उन्होंने भारत के खिलाफ जो एविडेंस प्रोवाइड किए हैं मीडिया को और आवाम को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, कि अफ़गानिस्तान में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है और पाकिस्तान और चाइना इसको कैसे टैकल करेंगे। और हम बात करेंगे इंडियन एयरलाइन को होने वाले लॉस की, कि पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होने के बाद इंडियन एयरलाइंस को कितना नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि बीजेपी से और मोदी से जो सवालात पूछते हुए नजर आ रहे हैं, उन सवालात को उनको जवाब क्यों नहीं मिल रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे बरखा दत्त की, जो कि पाकिस्तान को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड हो गई हैं, और किस तरह से ना सिर्फ बरखा दत्त बल्कि इंडिया में बहुत से लोग मिठाइयों के नाम बदल रहे हैं जिनके साथ पाक लगा हुआ है। ये भी एक मुज़ाहिका ख़ेज़ यानी कि एक फ़नी न्यूज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, कि उनके ऊपर करप्शन का कैसा इल्ज़ाम लग गया है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके शुरुआत में DGISPR ने सबसे पहले तो जो शुहदा हैं और ज़ख्मी हैं, उनके अहल खाना से भरपूर अफसोस का इज़हार किया, और साथ-साथ अपने ताउन का यकीन दिलाया। इसके अलावा DGISPR ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट किया कि इंडिया किस तरह BLA के साथ मिल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है, और ये सारे सबूत, बल्कि जो ऑडियो है वो भी उन्होंने सुनाई। और इसके साथ-साथ उन्होंने डॉक्टर महारंग बलोच का भी ज़िक्र। मैं अपने पहले व्लॉग में आपसे इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि डॉक्टर महारंग बलोच का अगर BLA से कोई कनेक्शन है, या कोई इस तरह के सबूत हैं, तो मुझे यकीन है कि वो सबूत और शवाहिद भी आवाम के सामने रखे जाएँगे। ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो किसी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, बलोची हो, सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो, या किसी और इलाके की कोई भी निस्बत उसके साथ जुड़ी हो, अगर वो मुल्क दुश्मनी में या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस हो, तो उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें। इंडिया बार-बार ये कहता आया है कि वो चुप नहीं बैठेगा, और वो अपनी शिकस्त का बदला बलूचिस्तान में लेके दिखाएगा। तो ये इंडिया का ज़रूर पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और उस हवाले से जो 2 ग्रुप हैं, एक TTP और एक BLA, ये 2 ग्रुप्स का यानी कि प्रॉक्सीज़ का नाम सामने आ रहा है प्रॉक्सी वॉर के लिए, और ये दोनों ग्रुप ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है यकीनन। इसमें कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उनको ढूँढा जाता है। सॉफ्ट टारगेट्स क्या होते हैं, यानी कि जैसे बच्चे हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा मज़दूरों को निशाना बनाया जाता है, फैमिलीज़ को निशाना बनाया जाता है, और जो गैर मुल्की चाइनीज़ हमारे मुल्क में आए हुए हैं, CPEC के हवाले से काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान की किसी भी टेक्नोलॉजी में या डेवलपमेंट में उनका कोई किरदार है, तो उन चाइनीज़ को टारगेट बनाया जाता है। इस हवाले से चाइना ने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया था, और ये बात भी की थी कि अगर सिटिज़न्स की हिफाज़त नहीं कर सकते हैं, तो हम हाज़िर हैं, हम अपने कुछ लोग या फ़ोर्स भेज देते हैं जो कि हमारी सिटिज़न्स की हिफाज़त करे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस बात को रिफ्यूज़ किया कि वो इस तरह का कोई इक़दाम नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को खुद से मज़बूत करेगा, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। बहरहाल एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया जो है वो एक तरह से जो दहशतगर्दी है उसको नॉर्मलाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे कि जैसे कि टेरर के मामलात को सामने रखना, और फिर ये कहना कि हम इसका बदला लेंगे, और उस बदले के तौर पे सामने आके या तो सिविलियंस को निशाना बनाना, या फिर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस करना, या उसको डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक अग्रेसिव जो स्टेट है उसका बिहेवियर है। बहरहाल दुनिया इस वक़्त भारत को किस नज़र से देख रही है, उसका एक पर्सपेक्टिव ये सामने आता है कि इस वक़्त भारत के साथ तो कोई भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर कहीं पे तालिबान ने कहीं भारत को सपोर्ट दी भी है थोड़ी बहुत, तो मैं आपको बताऊँ कि ये तालिबान वाला मामला भारत के साथ बहुत ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि
तालिबान गवर्नमेंट भी एक आइडियोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट है कि जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम है, और तालिबान जो है उनके अपने बहुत से ग्रुप्स हैं, तालिबान में अपने ही 4 से 5 ग्रुप्स बने हुए हैं। दूसरा ये कि एक बात मैंने आपको ये भी कही थी कि मिलिटेंट ग्रुप्स जो होते हैं ना, इनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, इनकी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है। ये किसी टारगेट को सेट किए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, और जब ये कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए अपना जान तक हाज़िर कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के साथ जो तालिबान का एक कनेक्शन है, ये सिर्फ़ कुछ अरसे की बात है, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो आखिर कहीं न कहीं जाके जो तालिबान है, सभी शिद्दत पसंदी है हिंदुओं की और स्पेशली बीजेपी की, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चल नहीं सकते। दूसरा इसका एंगल ये है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से मामलात पे डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे एक सवाल जो सबसे पहले बनता है वो ये है कि अफ़गानिस्तान इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? तो मैं आपको ये बताऊँ कि अफ़गानिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा रिच है। इसमें सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? वो इसलिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है और तवानाई है और जो डिफेंस के सिस्टम्स हैं, यानी कि दिफाई निज़ाम है, उसमें वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो काम आते हैं। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान इस वक़्त अहमियत गेन करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि पाकिस्तान और चाइना, अगर मैं कहूँ कि इंडिया से एक स्टेप अहेड नज़र आते हैं, एक कदम आगे नज़र आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये एक एडवांटेज है कि तालिबान गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान में फ़ॉर्म हुई है, वो सिविल लॉज़ के बजाय अपनी आइडियोलॉजी जो कि शरीयत लॉ पे बेस्ड करती हैं, उस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और हिंदुस्तान में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि मुसलमानों को लेके जो एक रवैया चल रहा है, बहुत जल्द ये हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट शायद इंडिया को ही अपना टारगेट बना ले। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना जिस तरह से अफ़गानिस्तान के मामलात को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने में शायद सबसे पहला किरदार अदा करें, और उसके बाद जो रीजन की बाकी कुव्वतें हैं या बाकी स्टेट्स हैं, जिनमें बांग्लादेश, अज़रबैजान, तुर्की और तुर्कमानिस्तान और कई इस तरह की इस्लामी रियासतें शामिल हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के साथ आके जुड़ जाएँ तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। अमेरिका जो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द अफ़गानिस्तान, अमेरिका विल बी बैक इन द गेम। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना बाकी रीजनल स्टेट्स के साथ मिलके एक्सक्लूडिंग इंडिया एक ग्रुप फ़ोर्स कायम कर सकते हैं, जो कि अमेरिका और इसराइल को घबराहट में डाल सकता है। हिंदुस्तान में मिठाइयों के नाम बदले जा रहे हैं, वजह पाकिस्तान से डर या खौफ, या पाकिस्तान से नफ़रत, या फिर इंडिया की शिकस्त। वजह कोई भी हो, बहरहाल ये एक मज़ाकिया खबर है कि जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, वो मिठाइयों के नाम बदलने पर आ गए हैं। जिन मिठाइयों के नाम के साथ पाक लगा होता है, उन मिठाइयों के नाम बदले जा रहे हैं। बहरहाल ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है कि किस तरह शिद्दत पसंदी इनके अंदर इतनी ज़्यादा सरायत कर गई है कि ये ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बना रहे हैं, बल्कि अपने जो मुल्क में रहने वाले दूसरे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को भी मुश्किल और मुश्किल तरीन बनाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस की, कि इंडियन एयरलाइंस को कितना नुकसान हो रहा है और कलेक्टिवली भारत को कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की एयर स्पेस क्लोज होने की वजह से। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो 24 जून 2025 तक के लिए इंडिया के लिए बंद की गई है, मतलब इंडियन एयरलाइन का कोई जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं आ सकता। इसकी वजह से इंडिया को सब्सटेंशियल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडिया के ऊपर, जिसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट में क्या-क्या नुकसानात इंडिया को फेस करने पड़े हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, वो किस किस्म के हैं, और जो मुसाफिर हैं, यानी कि जो पैसेंजर्स हैं, उनके ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट आ रहा है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट में जो सबसे बड़ा मंथली लॉस या मंथली फाइनेंशियल बर्डन इंडिया के ऊपर पड़ा है, वो तकरीबन 307 करोड़ रुपए का इनको नुकसान है, जो कि फ्लाइट्स को, उनके रूट्स को चेंज करने की वजह से
ایڈیشنل منتھلی آپریشنل کاسٹ بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 360 کروڑ روپے جو ہیں ان کا ایک ڈائریکٹ برڈن انڈیا پہ پڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کو جو پروجیکٹڈ لاس ہوا ہے فیول کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے، وہ تقریباً 600 ملین کا فیول کاسٹ ان کو پڑ رہی ہے، جو کہ ایکسٹرا فیول ان کو ڈالنا پڑتا ہے روٹ چینج کرنے کی وجہ سے۔ ویکلی ایڈیشنل ایکسپنسز جو ہیں، جو روٹ چینج کرنے کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس پہ پڑے ہیں، وہ ناردرن انڈین سٹیز جو ہیں وہ اس کی ایسٹیمیٹ تقریباً 77 کروڑ روپے یعنی 77 کروڑ ہے ان ایکسٹرا ویکلی ایکسپنسز۔ کئی ممالک کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں، جو پاکستان سے ہو کے گزرتی تھی، اب پاکستان سے ایکسس نہیں ہے، تو اس میں کینسلیشن دیکھنے میں آئی ہے کہ فلائٹس کو کینسل کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹ آپریشنل روٹس کو جو ہے ان کو چینج کرنے کے بعد ان فلائٹس کو روانہ کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سے معاملات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈیا کو، صرف اس لیے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس کلوزڈ ہے۔ پاکستان ایئر اسپیس کلوز ہونے کی وجہ سے جو انڈین عوام ہے، انڈینس ہیں، جو پیسنجر ہیں، ان کو کس قسم کی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ایئر ٹکٹ کاسٹ ہیں یعنی ایئر فیئرز ہیں، وہ انکریزڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ فلائٹس جو ہیں وہ لمبے روٹ سے جا رہی ہیں، تو ان کی فیول کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے ٹکٹ کے فیئرز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو کہ مسافروں کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے۔ بیگیج ریڈیوس کیا گیا ہے، اور یہ پوٹینشیل ڈیلیز جو ہیں، یعنی کہ آپ کو سفری جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے کہ فلائٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں، کینسل ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام کے اوپر آ رہا ہے، جو کہ بی جے پی کی غلط پالیسیوں اور چند شدت پسند ہندوؤں کی وجہ سے اس مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ انڈیا کے کتنے ہی لوگ، جرنلسٹ، اینالسٹ، یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے انڈیا نے ایک بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ انڈیا کو بہرحال کتنے عرصے تک بھگتنا پڑے گا، یہ تو ہم بھی نہیں جانتے۔ جہاں انڈینز کی بات ہو رہی ہے، وہاں برکھا دت کی بات کیسے نہ ہو، جبکہ برکھا دت کو یہ ہنر آتا ہے کہ کس طرح سے اپنا مذاق اڑوایا جائے اور خبروں میں رہا جائے۔ بہرحال جس طرح ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے رافیل کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ، اسی طرح انہوں نے اپنی انٹرویو میں، جو ابھی ریسنٹ ایک انٹرویو انہوں نے کنڈکٹ کیا، اس میں ایسی بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا ایک صوبہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ انہی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے گیسٹ نے ان کو کریکٹ کیا اور ان کو کہا کہ اس قسم کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور جو اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یقیناً برکھا دت جس طرح سے پاکستان کا F-16 گرا چکی ہیں اپنے خوابوں میں، تو ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باقی پروگرام خواب میں رہتے ہوئے کرتی ہیں، تو ریئلٹی میں اگر آ جائیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں راہل گاندھی کی۔ راہل گاندھی ایک پولیٹیکل شخصیت ہے انڈیا کی، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ویژن ہے۔ مودی کے برعکس وہ پالیٹکس کو، ڈپلومیسی کو اور اسٹیٹ کرافٹ کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھ ان کی باتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ راہل گاندھی اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ Do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. اس میں راہل گاندھی جو صاف بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دو بڑے دشمنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں، دو نیوکلیئر پاورز کو اپنے خلاف جوڑ رہے ہیں، جس میں ایک پاکستان ہے اور ایک چائنا ہے، کیونکہ جو جموں اور کشمیر کا علاقہ ہے اس میں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں وہ چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں، اور انڈیا کی پاکستان کے ساتھ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں۔ تو یہ ڈسپیوٹ میں آپ دو دشمنوں کو اپنے خلاف اس وقت اکٹھا کر رہے ہیں، جو کہ انڈیا کے حق میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ انڈیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اور آگے بھی بھگتے گا، کیونکہ جس طرح سے چائنا ٹیکنالوجی میں ایک بڑی طاقت بھر کے ابھرا ہے، طاقت نے مغربی دنیا کے ممالک کو حیران کر دیا ہے۔
आगे भी भारत अगर कोई और मिस एडवेंचर करता है तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बैक टू बैक सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ओपनली सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चाइना ये बेहतर समझता है कि डायरेक्टली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की पावर शो करे, तो बेहतर है कि ये पावर पाकिस्तान के हवाले की जाए और पाकिस्तान इस पावर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दुनिया को ये दिखाए कि इस वक्त चाइना टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे है। चाइना की टेक्नोलॉजी का बेहतरीन डिस्प्ले करने के बाद पाकिस्तान को इस बात पे भी गौर और फिक्र करनी चाहिए कि उसको इंटरनली अपना दिफा मजबूत करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है उसी तरह की टेक्नोलॉजी बल्कि उससे बढ़ के पाकिस्तान को इंटरनली डेवलप करनी चाहिए और इंटरनली पाकिस्तान को अपने वॉरफेयर को, अपने वॉर वेपन्स को, वॉर पॉलिसीज़ को हंगामी बुनियादों पे अपडेट करना होगा ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क हमारा मुकाबला ना कर सके। बड़ी खबर ये है कि नरेंद्र मोदी पे इल्ज़ाम लगा है कि राफेल की परचेजिंग में उन्होंने बेशुमार करप्शन की है। तो जैसे-जैसे हमारे पास अपडेटेड मालूमात आती जाएँगी, हम आपके साथ शेयर करते जाएँगे। यकीनन मोदी का बुरा वक़्त चल रहा है, ना तो वो राहुल गांधी के सवालात के जवाब दे पा रहे हैं, जो सवाल राहुल गांधी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें खुदारा ये तो बता दें कि कितने जहाज़ गिरे हैं, लेकिन ना तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जवाब है और ना ही इंडियन आर्मी के पास, बल्कि कहूँ यूँ कहूँ कि जवाब तो है लेकिन वो देना नहीं चाह रहे क्योंकि वो सीधा-सीधा अपनी शिकस्त मानने के मुतरादिफ होगा। हार पाकिस्तान की हुई है या हार इंडिया की हुई है, पाकिस्तान जीता है या इंडिया जीता है, लेकिन एटलीस्ट दोनों ममालिक को अपनी-अपनी सच्चाई का सामना ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान ने तो अपनी सच्चाई कबूल करते हुए सारे मामला दुनिया के सामने रख दिए हैं कि किस तरह, कहाँ और कैसे उसने कौन-कौन से तैयारे मारे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे एविडेंस दुनिया के सामने पेश किए हैं। आई होप कि इंडिया अपने जहाज़ों का सबूत इंटरनेशनल मीडिया को अपने हैंगर्स में ले जाके अपने खड़े हुए सलामत जहाज़ दिखा के उनको सबूत पेश करे कि हमारे सारे जहाज़ जो हैं वो सही और सलामत हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को नहीं ले जा सकते, तो फिलहाल राहुल गांधी को ही ले जाके अपने जो सही सलामत जहाज़ हैं उनका एक विज़िट करवा दें, ताकि राहुल गांधी को थोड़ा-सा सुकून मिल जाए, जो वो बार-बार आपसे सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि कितने जहाज़ गिरे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।